परम पूजनीय स्वामी जी, परम पूजनीय आचार्य जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, मैं आपके सामने कुछ देशों की स्वतंत्रता की और स्वदेशी आंदोलन की कहानी कहना चाहता हूं। हम सब भारत स्वाभिमान में लगे हुए कार्यकर्ता अक्सर अपने मन में ये प्रश्न लाते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं कि क्या हमारा भारत स्वाभिमान अभियान सफल होगा, क्या हम हमारे उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे, क्या हमने जो संकल्प लिया है उसको प्राप्त कर पाएंगे। कई लोगों के मन में ये आता है कि क्या इसी जीवन में ये हो पाएगा। ऐसे मन में बहुत बार प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए हमको थोड़ा उदाहरणों की जरूरत पड़ती है। मैं आपके सामने आज कुछ ऐसे उदाहरण रखूंगा जिनको सुनकर आपके मन में ये उत्साह पैदा हो, उमंग पैदा हो और आप में जोश पैदा हो कि आज नहीं तो कल ये भारत स्वाभिमान का अभियान जरूर सफल होगा, हमारे उद्देश्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। हमने जो हमारी मंजिल तय की है वो मंजिल हमें जरूर मिलेगी। आप पूछेंगे कारण बताइए। कारण मैं ये बताना चाहता हूं कि हमसे भी ज्यादा बुरी स्थिति में बहुत सारे दुनिया के देश रहे हैं और उन्होंने इसी तरह के अपने उद्देश्यों को पूरा किया है। भारत तो एक देश है जो अंग्रेजों का गुलाम रहा लगभग 250 वर्षों तक, लेकिन भारत से भी ज्यादा समय तक गुलाम रहने वाले दुनिया में कई दूसरे देश हैं जिन्होंने आजादी पाई, स्वतंत्रता पाई, अपने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया और उसको सफल बनाया। जो दुनिया में इस समय विकसित देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं, जो अमीर देश माने जाते हैं, समृद्धशाली माने जाते हैं, लेकिन एक जमाने में बहुत गरीब रहे हैं, एक जमाने में बहुत ज्यादा गुलामी उन्होंने ढोई है। जैसे अमेरिका है, बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा है अंग्रेजों का, बहुत गरीबी अमेरिका ने देखी है, बहुत बेरोजगारी अमेरिका ने देखी है, बहुत महंगाई की मार अमेरिका ने झेली है। उस गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी की मार में से अमेरिका निकला और अंग्रेजों का 1-2 साल का नहीं, सैकड़ों साल का शासन अमेरिका ने खत्म कर दिया। अमेरिका अंग्रेजों से पहले स्पेन का गुलाम रहा और स्पेन के लोगों ने 200-250 साल अमेरिका को खूब चूसा, खूब लूटा। स्पेनिश लोगों ने जब अमेरिका को छोड़ दिया तो अंग्रेजों ने अमेरिका को गुलाम बना लिया और उन्होंने भी करीब 200-250 साल तक अमेरिका को खूब लूटा, खूब चूसा। अब आप सोचिए, एक नहीं 2-2 देशों का गुलाम होकर अगर अमेरिका आजाद हो सकता है, समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, दुनिया में सारी अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयां छू सकता है और सारी दुनिया के लिए इस समय एक आदर्श देश बनकर प्रस्तुत हो सकता है, तो भारत क्यों नहीं हो सकता। जब अमेरिका 2 देशों की गुलामी से आजाद होकर इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, तो भारत भी अपनी इन गुलामी की स्थितियों को बदलकर, व्यवस्था को बदलकर, नीतियों को बदलकर बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ऐसे ही फ्रांस, वो भी बहुत लंबे समय तक बदहाली का शिकार रहा, गुलामी का शिकार रहा, वो भी आजाद हुआ, उसने भी सारी दुनिया को दिखा दिया। एक जापान नाम का देश, वो तो 3-3 देशों का गुलाम हुआ। थोड़े समय तक जापान स्पेनिश लोगों का, फिर डच लोगों का, पुर्तगाली लोगों का और अंत में चौथी बार गुलाम बना तो अंग्रेजों का। इन 4-4 गुलामियों से जापान आजाद होकर निकला और सारी दुनिया के सामने उसने ये स्थापित किया कि संकल्प शक्ति से कोई भी मंजिल जो है छोटी नहीं रहती, हर मंजिल को पाया जा सकता है। तो ऐसे दुनिया में एक तरफ ये अमीर देश है, अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, चीन जैसे देश हैं जिन्होंने अपनी गुलामी को समाप्त किया, स्वदेशी आंदोलन की ताकत से स्वतंत्रता को हासिल किया और आर्थिक ऊंचाइयों को सारी दुनिया में उन्होंने छुआ। आज मैं कुछ ऐसे देशों की कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत गरीब देश माने जाते हैं दुनिया में और बहुत ज्यादा साधन विहीन देश माने जाते हैं, भुखमरी के शिकार हैं। ऐसे देशों ने भी अपने देश में स्वतंत्रता हासिल की है और गुलामी के बड़े बड़े पहाड़ों को उन्होंने तोड़ दिया है। ऐसे एक देश की कहानी मैं शुरू करता हूं। छोटा सा एक देश है, अमेरिका के बिल्कुल नजदीक में है, उसका नाम है क्यूबा। बहुत छोटा सा देश है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखेंगे, मानचित्र देखेंगे,
तो काफी देर तक तो क्यूबा दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। बहुत आंखें गाड़ गाड़ कर और बहुत ज्यादा एकाग्रता से जब आप देखेंगे अमेरिका के नजदीक वो दिखाई देता है। उस इलाके को जहां क्यूबा दिखाई देता है वो कैरेबियन इलाका कहलाया जाता है। आजकल उसको लैटिन अमेरिका भी कहने लगे हैं, दक्षिणी अमेरिका भी कहने लगे हैं। देश छोटा है, इतिहास बहुत बड़ा है। इस देश में 1492 के साल में गुलामी आ गई। 1492 के पहले क्यूबा स्वतंत्र देश था, आजाद देश था और सारी दुनिया में फलता फूलता हंसता खेलता सभ्यता का अच्छा देश माना जाता था। जैसे भारत के बारे में हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले हंसता खेलता फलता फूलता भारत था, संस्कृति और सभ्यता में बहुत ऊंचाइयों पर बैठा हुआ भारत था। वैसे ही क्यूबा भी अपनी गुलामी के पहले दुनिया में बहुत स्वतंत्र किस्म का अच्छा सा देश माना जाता था, धन धान्य से संपन्न था। क्यूबा में आर्थिक संसाधन बहुत हैं, उनकी जमीन के नीचे बहुत ज्यादा तेल निकलता है, उनकी मिट्टी दुनिया में सबसे अच्छी मिट्टी में मानी जाती है जहां गन्ना पैदा होता है। क्यूबा की मिट्टी दुनिया में बहुत अच्छी मानी जाती है जहां कपास पैदा होती है। क्यूबा की मिट्टी दुनिया में बहुत अच्छी मानी जाती है जहां कॉफी और चाय भी बहुत पैदा होती है। कई तरह की कृषि वस्तुएं उनके यहाँ पैदा होती हैं और औद्योगिक रूप में कई तरह के कच्चे माल वहां पर निकलते हैं। आयरन ओर वहां निकलता है, कच्चा लोहा वहां निकलता है, तांबे का ओर वहां निकलता रहता है। काफी लंबे समय तक वहां सोना निकलता रहा है। लोहा, सोना, तांबा, टिन, ऐसे बहुत सारे धातु पदार्थ वहां पर निकलते रहे हैं। तो अच्छा सा देश था, थोड़ी आबादी का, छोटी आबादी का खुशहाल देश था। इस देश पर कोलंबस की नजर पड़ गई। आप जानते हैं कि कोलंबस स्पेन का एक लुटेरा था जो 1492 में अमेरिका और अमेरिका के आसपास के इलाके को लूटने के लिए निकला था। एक रोचक जानकारी मैं आपको इतिहास की देना चाहता हूँ। 1492 के आसपास की जो दुनिया थी, उस दुनिया में दो देश बहुत ताकतवर हुआ करते थे। एक देश का नाम था पुर्तगाल और दूसरे देश का नाम था स्पेन। 1492 के आसपास अमेरिका की कोई हैसियत नहीं थी दुनिया में, ब्रिटेन की भी कोई हैसियत नहीं थी दुनिया में, फ्रांस की भी कोई ज्यादा बड़ी ताकत नहीं थी उस समय, जर्मनी भी बहुत कमजोर देश हुआ करता था उस समय। 1492 में जो ताकतवर देश थे दुनिया में दो थे, एक तो स्पेन था, दूसरा पुर्तगाल था। इन दोनों देशों के लोगों में आपस में झगड़ा होता रहता था। स्पेन और पुर्तगाल दोनों नजदीक के देश हैं। अगर आप यूरोप का नक्शा देखेंगे तो यूरोप के नक्शे में दोनों देश नजदीक नजदीक के हैं। इन देशों के लोग आपस में लड़ा करते थे। लड़ाई किस बात की होती थी? दुनिया में लूट मार करने के लिए कौन कहाँ जाए, पुर्तगाली कहाँ लूटें जाकर और स्पेनिश लोग किसको लूटें जाकर। तो लूटने के माल का बंटवारा जब होता था तो बहुत लड़ाइयाँ होती थी। स्पेनिश लोग पुर्तगालियों को मार डालते थे, पुर्तगाली स्पेनिश लोगों को मार डालते थे। समुद्र के रास्ते उस समय जो पानी के जहाज जाया करते थे, उन पानी के जहाजों को लूट मार करने का काम स्पेनिश और पुर्तगाली लोग किया करते थे। स्पेन और पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था उस समय जो चलती थी वो लूट के पैसे से चलती थी। स्पेन और पुर्तगाल में उस समय खेती होती नहीं थी, उद्योग कोई ज्यादा था नहीं, व्यापार के लिए उनके पास कुछ था नहीं। तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक ही रास्ता उनके पास था कि दुनिया में जहां भी संभव हो लूट मार की जाए और उस लूट मार के पैसे से अपने देश को चलाया जाए। तो लूट मार करने के लिए छोटे छोटे समूह बने हुए थे, उनको कंपनी कहा जाता था। जैसे आज जमाने में लूट मार करने वाली कई कंपनियां बनी हुई है ना, कोई ए कंपनी, कोई बी कंपनी, कोई सी कंपनी, कोई डी कंपनी, कोई ई कंपनी। ऐसे ही स्पेन और पुर्तगाल में कुछ कंपनियां बनी हुई थी लूट मार करने वाली। वो एक्सटॉर्शन किया करते थे, माने धमकी देकर लोगों से पैसा वसूला करते थे। जैसे समुद्र के रास्ते कोई पानी का जहाज जा रहा है और उस पर कोई व्यापारिक सामान लदा हुआ है, तो पुर्तगाली लुटेरे वहां पहुंच गए, जहाज के कप्तान को डराया धमकाया, उससे पैसे छीन लिए, मुद्राएं छीन ली। उस जमाने में पैसे का मतलब होता था स्वर्ण मुद्राएं, तो उनसे स्वर्ण मुद्राएं छीन लेते थे या तो उनका सामान लूट लिया करते थे। ऐसे ही थोड़ी देर में स्पेनिश लोग पहुंच जाते थे, वो भी इसी तरह से लूट मार किया करते थे। अब आप जरा कल्पना करिए कि शिकार तो एक है और शिकारी दो हैं, तो हमेशा दो शिकारियों में झगड़ा होगा। स्पेनिश लुटेरे भी हैं, पुर्तगाली लुटेरे भी हैं, लूटने के लिए जहाज तो एक ही है जो व्यापार के लिए जा रहा है। तो अब स्पेनिश लोग लूटें या पुर्तगाली लूटें, दोनों में झगड़ा होगा। तो इस झगड़े का इन्होंने एक समाधान निकाला था
और इस समाधान ने पूरी दुनिया को बेबसी में, लुटेरेपन में बदल दिया। समाधान क्या निकाला कि पुर्तगाल और स्पेन के ये जो लुटेरे लोग थे, इन्होंने आपस में एक संधि की थी और वो संधि के कागजात, उस संधि के दस्तावेज हमारे पास इस समय हैं। पोर्चुगीज भाषा में लिखी हुई वो संधि है। उस संधि में ये तय किया गया कि ये बार बार स्पेनिश और पुर्तगालियों का झगड़ा होता है लूट के माल के लिए, और इसमें दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं, दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। इसका समाधान कर लेना चाहिए। दुनिया को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए। दुनिया का एक हिस्सा पश्चिमी हिस्सा, दुनिया का एक हिस्सा पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्से को पुर्तगाली लूटते रहेंगे, पश्चिमी हिस्से को स्पेनिश लोग लूटते रहेंगे। तो पूरी दुनिया को लूटने के लिए दो हिस्सों में बांटा गया। और आप हैरान हो जाएंगे, इसके लिए बाकायदा संधि हुई। संधि में एक तरफ पुर्तगाल के राजा के हस्ताक्षर हैं, दूसरी तरफ स्पेन के राजा के हस्ताक्षर हैं, और दोनों के गवाह के रूप में चर्च के एक बहुत बड़े पदाधिकारी के हस्ताक्षर हैं। माने चर्च के पदाधिकारियों के सामने ये संधि हुई, लूटने की संधि हुई, और उसमें बंटवारा ये हुआ कि पूर्वी दुनिया को पुर्तगाली लूटे, पश्चिमी दुनिया को स्पेनिश लोग लूटें। तो अब पूर्वी दुनिया में भारत आता है, पूर्वी दुनिया में चीन आता है, पूर्वी दुनिया में जापान आता है, पूर्वी दुनिया में मलेशिया आता है, इंडोनेशिया आता है, पूर्वी दुनिया में माने एशिया आता है, पूर्वी दुनिया में अफ्रीका आता है। तो आप जानते हैं कि ये जो पूर्वी दुनिया है एशिया अफ्रीका की, इसको लूटने के लिए पुर्तगाली निकले, और उनका जो सबसे पहला लुटेरा पूर्वी दुनिया में आया लूटने के लिए, उसी का नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था, और संधि के अनुसार स्पेन और पुर्तगाल के बीच लूट की जो संधि हुई, उस संधि के अनुसार पूर्वी इलाके को लूटने के लिए निकला था। और इसी तरह से स्पेन की तरफ से जो पहला लुटेरा निकला पश्चिमी दुनिया को लूटने के लिए, उसका नाम कोलंबस था। तो पश्चिमी दुनिया में अमेरिका आता है, पश्चिमी दुनिया में लैटिन अमेरिका आता है, पश्चिमी दुनिया में कैरेबियन एरिया आता है, और पश्चिमी दुनिया में पूरा का पूरा ये दक्षिणी अमेरिका आता है। तो ये क्यूबा दक्षिणी अमेरिका का छोटा सा देश है, अमेरिका के नजदीक है। तो जैसे अमेरिका को लूटने के लिए कोलंबस पहुंचा, वैसे ही क्यूबा को लूटने के लिए भी कोलंबस पहुंच गया। 28 अक्टूबर 1492 को कोलंबस क्यूबा के एक छोटे से शहर में दाखिल हो गया। उस शहर का नाम है हवाना। हवाना में जाके उसने लंगर डाला, और लंगर डाल के अपने 300 सैनिकों को लेकर वो शहर में घुस गया। शहर के राजा से उसने दोस्ती के लिए संधि की, और राजा के साथ उसने ऐसा दिखाया कि हम आपसे मित्रता करने आए हैं, दोस्ती करने आए हैं, आप हमारे साथ दोस्ती का एक समझौता कर लीजिए, दोस्ती की एक संधि कर लीजिए। अब वो राजा भोला भाला सीधा साधा क्यूबा का, उसको छल फरेब मालूम नहीं था, छल कपट उसको आता नहीं था, झूठ और बेईमानी भी दुनिया में चलती है ये उसकी कल्पना में नहीं था। उसने बहुत आसानी के साथ कोलंबस से संधि कर ली, और कोलंबस ने जिस राजा से संधि की, दुर्भाग्य से थोड़े ही दिन के बाद उसको मार डाला। और कोलंबस ने जब हवाना के राजा को मार डाला और हवाना शहर पर कोलंबस ने कब्जा कर लिया और अपने 300 सैनिकों को लेकर लूटमार शुरू कर दिया, तो सबसे पहले उसने क्यूबा का सोना लूटा। सोना लूट कर जहाज भरना उसने शुरू किया, फिर चांदी लूटी वहां से, फिर दूसरी बेशकीमती धातुओं में एक धातु होती है जिसको प्लेटिनम कहते हैं, उसको लूटा उसने, और भर भर के सोने, चांदी और प्लेटिनम के जहाज उसने स्पेन ले जाना शुरू किया। क्यूबा से लूटना, स्पेन में ले जाना, क्यूबा से लूटना, स्पेन में ले जाना, ये सिलसिला क्यूबा में शुरू हो गया। और धीरे धीरे क्यूबा का पूरा इलाका, पहले हवाना गुलाम हुआ, फिर हवाना के आसपास का क्षेत्र गुलाम हुआ, और एक दिन पूरा क्यूबा स्पेन का गुलाम हो गया। स्पेनिश लोगों ने कोलंबस की मृत्यु के बाद भी क्यूबा को लूटना बंद नहीं किया। कोलंबस ने क्यूबा को लूटा होगा तो 10-20 करोड़ रुपए की संपत्ति नहीं, और 10-20 100 करोड़ की भी संपत्ति नहीं, 10-20 हजार करोड़ की भी संपत्ति नहीं, लाखों करोड़ों की संपत्ति उसने लूटी। क्यूबा के इतिहास में जो जानकारी मिलती है वो ये कि कोलंबस पहली बार आया और करीब 150 जहाज सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और प्लेटिनम के भर के क्यूबा से लूटकर स्पेन ले गया। उस जमाने के एक जहाज में 10 से 15 मीट्रिक टन सामान आया करता था, तो 150 जहाज सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात अगर लूटे कोलंबस ने, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना धन संपत्ति लूटा।
ये पानी के जहाजों से भरा हुआ सोना चांदी जब स्पेन पहुंचा तो स्पेन वालों की आंखें फटी रह गई। उनको लगा कि कितना समृद्धशाली देश है क्यूबा, जो छोटा सा है और वहां से इतना धन आया है। तो स्पेनिश लोगों ने फिर क्यूबा में जाकर रहना और बसना शुरू कर दिया और इस तरह से क्यूबा स्पेनिश लोगों का गुलाम हो गया। धीरे धीरे स्पेनिश लोगों ने सब लूट लूट कर क्यूबा को पूरा खाली कर दिया। अंत में क्यूबा में कुछ नहीं बचा। जब क्यूबा की लूट बड़े पैमाने पर हो गई तो गरीबी पैदा हो गई, भुखमरी पैदा हो गई, बेरोजगारी पैदा हो गई और भयंकर हिंसा वहां पे शुरू हो गई। आप जानते हैं, जिस देश को भी लूटा जाता है उस देश में सबसे पहले गरीबी आती है। जो देश लूट जाता है वहां सबसे पहले भुखमरी आती है। जिस देश में बहुत ज्यादा लूटमार हो जाती है वहां के उद्योग धंधे, व्यापार और कारीगरी सब चौपट हो जाता है। और जिस देश में लूटमार हो जाती है वहां फिर कुछ शुभ नहीं रह पाता, कुछ भी अच्छा नहीं रह पाता, सब कुछ खराब खराबी हो जाता। सारी दुनिया के अर्थशास्त्री एक बात पर सहमत हैं और सारी दुनिया के ये जो इतिहासकार हैं वो भी एक बात पर सहमत हैं। इतिहासकार और अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जिस देश की स्वतंत्रता चली जाती है, जिस देश की आजादी चली जाती है, उस देश का सब कुछ चला जाता है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, संस्कृति, सभ्यता, मान्यता, परंपराएं, शास्त्र, साहित्य, संगीत, कविता, कहानी, सब कुछ खत्म हो जाता है अगर किसी देश की आजादी खत्म हो जाती है। जिस देश की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है उनके देश में कुछ नहीं बचता है। तो क्यूबा का भी यही हाल हुआ। उनकी भाषा खत्म हो गई, उनका साहित्य खत्म हो गया, उनकी परंपराएं सब खत्म हो गई, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति पर ग्रहण लग गया, उनकी समृद्धि, उनकी ऐश्वर्य सब कुछ लुट गया। फिर गरीबी आई, भुखमरी आई, बेरोजगारी आई और क्यूबा के लोग तिल तिल करके मरने लगे, भूख से मरने लगे, तकलीफ में आकर मरने लगे। उसी समय क्या हुआ, स्पेनिश लोगों का अंग्रेजों के साथ झगड़ा हो गया। सन 1850 में अंग्रेजों को क्यूबा के बारे में पता चल गया। 1492 से लेकर, आप जरा कल्पना करिए, 1492 से लेकर 1850 तक तो स्पेनिश लोग लूटते रहे क्यूबा को। अगर आप हिसाब निकालेंगे तो 350 साल से भी ज्यादा का समय तो स्पेनिश लूटते रहे क्यूबा को। फिर अंग्रेजों को पता चल गया कि क्यूबा नाम का कोई देश है और वहां पर इतना धन संपत्ति है, तो अंग्रेज पहुंच गए क्यूबा में और स्पेनिश लोगों का कब्जा था उस समय क्यूबा पर। तो अंग्रेजों ने स्पेनिश लोगों से युद्ध किया, लड़ाई लड़ी और उसमें स्पेनिश लोग हार गए और अंत में स्पेनिश लोग वहां से छोड़कर भाग गए। फिर अंग्रेजों ने लूटना शुरू किया क्यूबा को और अंग्रेजों ने लूटने के लिए वही तरीका अपनाया जो उन्होंने भारत में अपनाया था। अंग्रेजों ने क्या किया कि क्यूबा में अपनी सरकार बना दी और उस सरकार की मदद से उन्होंने कानून बना दिए और कानून की मदद से लूटना शुरू किया। सबसे पहले कानून बनाए गए, क्यूबा में टैक्स के कानून बनाए गए और क्यूबा के लोगों के ऊपर टैक्स लगाया गया। जैसे अंग्रेजों ने भारत में इनकम टैक्स लगाया वैसे ही क्यूबा में इनकम टैक्स लगाया। जैसे अंग्रेजों ने भारत में एक्साइज ड्यूटी लगाई वैसे ही क्यूबा में एक्साइज ड्यूटी लगाई। तो तरह तरह के टैक्स लगाकर क्यूबा के लोगों को लूटना शुरू किया। फिर अंग्रेजों ने एक दूसरी नीति अपनाई कि अंग्रेजों की बनाई गई चीजें क्यूबा में बिकेंगी टैक्स फ्री, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और क्यूबा में कोई चीज क्यूबा का नागरिक बनाएगा तो उसके ऊपर अंग्रेजों की सरकार टैक्स लगाएगी। तो क्यूबा में जो स्वदेशी वस्तुएं होती थी उन पर टैक्स लगता था और अंग्रेजी वस्तुएं क्यूबा में पूरी तरह से टैक्स फ्री बिकती थी। आप जानते हैं, जो वस्तुएं टैक्स फ्री होती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं और जिन वस्तुओं पर टैक्स ज्यादा होते हैं वो महंगी होती है। तो क्यूबा में बनने वाली स्वदेशी वस्तुएं महंगी हो गई और क्यूबा में आने वाली विदेशी अंग्रेजी वस्तुएं सस्ती हो गई और ज्यादा तो सस्ती चीजें ही बिकती हैं बाजार में। तो क्यूबा में अंग्रेजी वस्तुओं का बाजार बढ़ने लगा। धीरे धीरे पूरी क्यूबा की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। अंग्रेजों ने भारत में जैसे एक कानून बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, किसानों से जमीन छीनने का, ऐसा ही ठीक कानून उन्होंने क्यूबा में बना दिया, लैंड एक्विजिशन एक्ट। अब क्यूबा की जमीन जो बहुत उपजाऊ है, जहाँ पर गन्ना होता है, जहाँ पर चावल होता है, जहाँ पर कपास होती है, जहाँ पर गेहूं भी होता है, कई तरह के उत्पादन जहाँ क्यूबा में खेती में होते हैं, वो पूरी जमीन अंग्रेज सरकार के कब्जे में चली गई। आपको कल्पना हो सकती है, क्यूबा की कुल जमीन 90% उसका हिस्सा अंग्रेजों के पास था और 10% जमीन सिर्फ क्यूबा के नागरिकों के नाम में थी। 90% जमीन अंग्रेजों ने छीन ली क्यूबा के किसानों से, सिर्फ 10% जमीन उनके पास रह गई। तो किसानों में गुस्सा पैदा हुआ और किसानों से विद्रोह शुरू हुआ। फिर किसानों ने जो विद्रोह शुरू किया
वो धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन में बदलता गया और उस स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत सारे नागरिक मूलतः किसान थे या किसानों के बेटे थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ जब क्यूबा में संघर्ष शुरू हुआ, आजादी की लड़ाई उनकी शुरू हुई, तो उस लड़ाई में सबसे पहला मुद्दा था क्यूबा की राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। अंग्रेजों ने क्या किया था, पूरे क्यूबा पर जबरदस्ती अंग्रेजी थोप दिया था। तो क्यूबा के नागरिकों ने संकल्प लिया कि अगर हमें अंग्रेजों की गुलामी से बाहर आना है तो सबसे पहले भाषा की गुलामी को छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करना शुरू किया और क्यूबा की जो स्थानीय भाषा है, क्यूबिक जिसको कहते हैं, उसका उन्होंने जीवन में प्रयोग करना ज्यादा से ज्यादा शुरू किया। एक समय ऐसा आया कि क्यूबा की गलियों में जितने भी घर हैं वो सब घरों के नाम क्यूबिक भाषा में हो गए। लोगों ने अपने नाम क्यूबिक भाषा में बदले, फिर स्थानों के नाम क्यूबिक भाषा में, भवनों के नाम, सब कुछ उन्होंने अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करके अपनी मातृभाषा को आगे लाया। दूसरा संकल्प क्यूबा के लोगों ने किया कि अंग्रेजों की जो वस्तुएं हैं वो हम नहीं खरीदेंगे, वो चाहे कितनी भी सस्ती हो, और क्यूबा की वस्तुएं ही हम उपयोग करेंगे, वो चाहे कितनी ही महंगी हो। तो क्यूबा के लोगों ने स्वदेशी का एक जबरदस्त संकल्प लेकर काम शुरू किया। अब महंगी महंगी चीजें क्यूबा में बनती थी तो भी लोगों ने वही चीजें खरीदना शुरू किया और सस्ती सस्ती अंग्रेजी चीजें बिकती थी उनका बहिष्कार किया। क्यूबा में एक जमाने में सर्दी तो वहां अभी भी बहुत पड़ती है, पहले भी बहुत पड़ती थी। एक जमाना ऐसा था कि ऊन की बहुत अच्छी उत्पादन नहीं थी उनके यहाँ, तो उनके उत्पादन अच्छा न होने के कारण गर्म कपड़े उनके यहाँ नहीं हो पाते थे, तो इंग्लैंड से गर्म कपड़े आकर क्यूबा में बिकते थे। जब नागरिकों ने स्वदेशी का संकल्प ले लिया तो उन्होंने ये संकल्प भी ले लिया कि भले हम ठंड में ठिठुर के मर जाएंगे लेकिन अंग्रेजी ऊन का बनाया हुआ कोई भी वस्त्र नहीं पहनेंगे। इतना लोगों में संकल्प आया। फिर उन्होंने संकल्प लिया, अंग्रेज क्या करते थे, क्यूबा में गन्ना बहुत होता है तो गन्ने से चीनी बनाते थे। तो एक रॉ शुगर होती है, चीनी बनने के पहले की जो स्थिति होती है वो क्यूबा में बनाते थे और उसको लेके इंग्लैंड जाते थे, प्यूरिफाई करके उसको शुद्ध करके वापस क्यूबा में लाके बेचते थे। तो क्यूबा के लोगों ने संकल्प ले लिया कि गन्ने से बनाया हुआ गुड़ खाएंगे लेकिन अंग्रेजों की बनाई गई चीनी का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। एक जमाना था कि क्यूबा में ब्लेड नहीं बनता था, तो अंग्रेजी कंपनी एक हुआ करती थी विल्किंसन सॉर्ड करके, वो ब्लेड बेचा करती थी क्यूबा में। तो क्यूबा के नागरिकों ने संकल्प ले लिया कि दाढ़ी बढ़ाएंगे लेकिन अंग्रेजी ब्लेड से दाढ़ी नहीं बनाएंगे। ऐसे ऐसे संकल्प लेकर लोगों ने अपने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया। एक दिन क्या हुआ, 1850-60 से ये आंदोलन शुरू होते होते सन 1903 में ऐसी परिस्थिति आई कि सारी अंग्रेजी चीजें क्यूबा में बिकना बंद हो गई, सारी की सारी चीजें बिकना बंद हो गई। जब क्यूबा में स्वदेशी आंदोलन सफल हो गया, अंग्रेजी वस्तुएं बिकना बंद हो गई, तो क्यूबा के बगल में अमेरिका है। अमेरिका को लगा कि इस समय क्यूबा की थोड़ी मदद कर दो तो ये क्यूबा अपनी गोदी में आके बैठ जाएगा। तो अमेरिकियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया क्यूबा के समर्थन में। क्यूबा को अमेरिकियों ने मदद देना शुरू किया, पैसा दिया, सेना दी, और क्यूबा में जो स्वदेशी आंदोलन चलाने वाले बड़े बड़े नेता थे उनको अमेरिका ने भरपूर मदद करना शुरू किया। अमेरिका का लालच क्या था कि अगर क्यूबा अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए तो अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा। इस चक्कर में अमेरिका ने उनको मदद की, लेकिन क्यूबा वाले भी बहुत होशियार थे। क्यूबा वालों ने देखा कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो सकता है। आपको मालूम है कि अमेरिका थोड़े दिन पहले ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। 1776 में अमेरिका ने आजादी पाई थी अंग्रेजों से। तो अमेरिकी तो पहले से ही ब्रिटेन के खिलाफ थे। अमेरिका ने आजादी पाई थी 1776 में। तो अमेरिका की सहायता लेकर क्यूबा के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ और एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। उस मोर्चे में अंग्रेज हार गए, क्योंकि अमेरिका की सेना जब आ गई क्यूबा की तरफ से लड़ने के लिए और अमेरिका के सैनिक आ गए क्यूबा की तरफ से लड़ने के लिए, तो अंग्रेजों की पराजय हो गई और अंग्रेजों ने क्यूबा को छोड़ दिया और क्यूबा को राम राम करके वो वहां से विदा हो गए और क्यूबा दूसरी बार आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन फिर क्यूबा का दुर्भाग्य ये हुआ कि जैसे ही क्यूबा अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, अमेरिका ने उसको गुलाम बना लिया। और अमेरिका का तब चेहरा लोगों को समझ में आया कि इसने मदद क्यों की थी क्यूबा की, और अमेरिका ने क्यूबा को गुलाम बना लिया और क्यूबा को जबरदस्ती कर्ज देकर अमेरिकी कर्जे में फंसा लिया और क्यूबा के पूरे बाजार में अमेरिकी सामान भर गया।
क्यूबा की सारी जमीन पर अमेरिका का कब्जा हो गया, क्यूबा के बाजार में सारी अमेरिकी कंपनियां घुस गईं। तो क्यूबा के नागरिकों ने सोचा कि ये तो हम कहां फंस गए आकर। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के बाद अमरीकियों की गुलामी में फंस गए, और अंग्रेजों की गुलामी से पहले स्पेनिश लोगों की गुलामी में फंस गए। फिर क्यूबा के नागरिकों ने कमर कसी और फिर उन्होंने संकल्प लिया कि इस गुलामी को भी हम हटा देंगे। उनके मन में प्रबल विश्वास था कि अगर हम अंग्रेजों की गुलामी को हटा सकते हैं, स्पेनिश लोगों की गुलामी को हटा सकते हैं, तो अमरीकियों की गुलामी को भी हटा देंगे। तो अमेरिका के खिलाफ फिर क्यूबा के लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया और जबरदस्त मोर्चा उन्होंने खोला। संघर्ष का आधार वही था कि अमरीकी वस्तुओं का पूरा बहिष्कार करेंगे, अमरीकी कंपनियों का पूरा बहिष्कार करेंगे। अमेरिका की जिन कंपनियों ने क्यूबा की जमीनें छीन ली हैं या जमीनों पे कब्जा कर लिया है, उन जमीनों को वापस क्यूबा की जमीन बनाएंगे या वापस उसको अपने देश की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराएंगे। ऐसा करके फिर आंदोलन चला और ये आंदोलन जाकर लगभग 1959 में पूरा हुआ और 1959 में क्यूबा हर तरह की गुलामी से, हर तरह की पराधीनता से आजाद हो गया, पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। तब से क्यूबा में एक राज चल रहा है, एक व्यक्ति शासन कर रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं वो दुनिया का सबसे ज्यादा दिन तक शासन करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है फिडेल कास्ट्रो। वो इस समय क्यूबा का राष्ट्रपति है। ये वही आदमी है जिसने क्यूबा को संगठित किया अमेरिका की गुलामी के खिलाफ। ये वही व्यक्ति है जिसने क्यूबा के नागरिकों को प्रेरित किया अमेरिकी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए। ये वही व्यक्ति है जिसने क्यूबा के लोगों को प्रेरित किया अंग्रेजी भाषा के बहिष्कार के लिए। ये वही व्यक्ति है जिसने क्यूबा के लोगों को प्रेरित किया अमेरिकी कानूनों का बहिष्कार करने के लिए, अमेरिकी संविधान का बहिष्कार करने के लिए। वो लोगों के दिल में ऐसे बैठ गया, इतना उनका प्रेरणा पुरुष बन गया कि 1959 में जब क्यूबा तीसरी बार आजाद हुआ विदेशी गुलामी से, तो लोगों ने जबरदस्ती उसको राष्ट्रपति बना दिया। फिडेल कास्ट्रो ने घोषणा की थी कि मैं मेरे जीवन में कभी पद नहीं लूंगा, कभी सत्ता नहीं लूंगा, कभी संपत्ति नहीं बनाऊंगा, लेकिन लोगों ने आजादी मिलते ही उसको राष्ट्रपति बना दिया। और 1959 से, आप सोचिए, 1959 से वो आदमी राष्ट्रपति है और अभी 2009 आ गया है। क्यूबा की जनता ये कभी सपने में भी सोचना पसंद नहीं करती कि फिडेल कास्ट्रो को राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। आप सोचिए, लगभग 40 साल हो गया, 40 साल से एक व्यक्ति क्यूबा में राष्ट्रपति है और उसके खिलाफ अमेरिका ने इतने षड्यंत्र किए हैं फिडेल कास्ट्रो को हटाने के लिए। यूरोप के देशों ने इतने षड्यंत्र किए हैं फिडेल कास्ट्रो को हटाने के लिए, लेकिन लोग उसको कभी हटाना पसंद नहीं करते। अभी तो 6 महीने पहले ऐसी हालत हो गई कि फिडेल कास्ट्रो के मरने की स्थिति आ गई। उसकी किडनी खराब हो गई और अभी भी खराब है। एक किडनी तो पूरी तरह से डैमेज है, दूसरी किडनी थोड़ा सा काम कर रही है, लीवर भी बहुत ज्यादा खराब हो गया है। बहुत बुजुर्ग हो चुका है वो व्यक्ति, लगभग 84 साल की उसकी उम्र हो गई है। वो हाथ जोड़ जोड़ के कहता है कि अब मैं राष्ट्रपति पद संभालने लायक नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि जब तक जिंदा रहोगे हम इस पद पर किसी दूसरे को नहीं देखना चाहते, हम तो आपको ही रखेंगे। अब वो व्यक्ति अस्पताल में है, कोई हस्ताक्षर नहीं कर सकता, वो व्यक्ति, उसके हाथ काम नहीं करते, कोई पढ़ नहीं सकता पत्र को क्योंकि आंखें काम नहीं करती, शरीर में इतनी ज्यादा शिथिलता है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता, बिस्तर पे ही पेशाब करना, बिस्तर पे ही उसको शौच आदि कराना पड़ता है। लेकिन क्यूबा की जनता है कि मानती ही नहीं, वो कहते हैं हमारा राष्ट्रपति तो यही है और ये जब मरेगा तो ये जिसको तय करेगा उसी को राष्ट्रपति बनाएंगे और किसी को नहीं बनाएंगे। माने उस व्यक्ति ने लोगों के दिलों में इतनी गहराई से अधिकार जमा रखा है कि अमेरिका की बड़ी बड़ी साजिशें फेल हो गई, यूरोप के देशों की बड़ी बड़ी साजिशें फेल हो गई और आज क्यूबा गर्व के साथ सारी दुनिया के सामने खड़ा है। क्यूबा कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था स्वदेशी है, उनकी भाषा स्वदेशी है, उनकी भूषा काफी कुछ हद तक स्वदेशी है, उनके देश का पूरा तंत्र स्वदेशी है। उन्होंने अपने यहाँ जो कुछ भी तंत्र बनाया है, शिक्षा का तंत्र है, स्वास्थ्य का तंत्र है, उनके यहाँ प्रशासन का तंत्र है, पुलिस का तंत्र है, मिलिट्री का तंत्र है, उनकी पार्लियामेंट है, सब कुछ उन्होंने स्वदेशी कर दिया है, जो उनकी मान्यता, परंपरा और उनकी सभ्यता के अनुसार से है। छोटा सा देश है जिसकी आबादी उत्तराखंड के बराबर है, उत्तराखंड की आबादी के बराबर का क्यूबा है और क्षेत्रफल में शायद उत्तराखंड से भी छोटा। इतना छोटा सा देश
दुनिया में 200 देशों के सामने